ये वैसे तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ही है पाथ लेंथ। क्योंकि अगर आप 12th की वेव ऑप्टिक्स करते हो और फिर जैसे आप किसी एच सी वर्मा की बुक से जैसे मान लो आप साउंड का चैप्टर पढ़ते हो, तो यू विल फाइंड के दैट मेनी क्वेश्चंस ऑफ साउंड दे इन्वॉल्व इंटरफेरेंस इन एच सी वर्मा's बुक। ठीक है, नाउ गुड टेक्स्ट बुक्स दे ऑलवेज इन्फ्लुएंस दी पेपर सेटर्स, और उनमें से वो क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो हमने ऑप्टिक्स में एक टर्म पढ़ी है पाथ लेंथ। ठीक है, जैसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो रेगुलर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रेगुलर मीन्स जो कॉमन है। ठीक है, फिर उसकी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस यही हैं कि आपने इसको पानी में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया, या फिर आपने एक स्लिट के सामने ट्रांसपेरेंट छोटी सी शीट लगा दी या ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दिया, ये वेरिएशन है। ठीक है, और भी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सोर्स को हम सिमेट्रिकली रखते हैं ना, यहाँ पर रखते हैं, तो अगर मैं सोर्स को यहाँ रखने की जगह मान लीजिए सोर्स को इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं रख देता हूँ, तो वो फिर रेगुलर से थोड़ा हट के चले गए। मतलब दिस डिस्टेंस इज नॉट द सेम एज दिस डिस्टेंस, SS1 is not the same as SS2. ठीक है, then how do we deal with this? All these questions can be dealt with if we understand nicely what is the concept of path length. वो तो हम कर चुके। पाथ लेंथ इज सिंपली SS1, इस लेंथ को पाथ लेंथ बोलते हैं कि कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर या कितने मिलीमीटर है, और इसको भी पाथ लेंथ बोलते हैं। तो मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लो हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, ये कितनी वेवलेंथ हो गई 2, और ये कितनी वेवलेंथ हो गई 4 वेवलेंथ हो गई। सो दिस पाथ इज 4 वेवलेंथ लॉन्ग, और सपोज ये ऐसे है 1 2 ये, तो SS1 पाथ लेंथ कितनी होगी 4 लैम्डा, और SS2 पाथ लेंथ कितनी होगी 3 लैम्डा। तो ये भी पाथ लेंथ होती है। तो फिर ऑप्टिकल पाथ क्या चीज़ है? नहीं, ऑप्टिकल पाथ, या कई बार हम ये टर्म यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ। तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पाथ लेंथ ओनली, इट इज़ द सेम थिंग एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा अलग नाम क्यों यूज़ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम ये सिचुएशन दिखा रहे हैं तो हम ये ऑटोमेटिकली मान के चल रहे हैं कि ये जो वेव्स हैं, जो यहाँ से यहाँ लाइट वेव जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जो वेव चल रही है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, या एयर को अप्रॉक्सीमेटली सेम एज वैक्यूम ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये एजम्पशन होती है। तो लेकिन अगर मान लो ये पूरी की पूरी चीज़ किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे इन केस ऑफ लाइट, या वाटर में है, या किसी लिक्विड में है, देन SS1 की जो इक्विवेलेंट पाथ लेंथ आएगी, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ, ये टर्म है। सपोज अभी लाइट के बारे में हम फोकस करें क्योंकि लाइट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट पाथ लेंथ या फिर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, या सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ। तो अगर ये सपोज वैक्यूम में नहीं है, ये जो वेव ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में नहीं है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी सिचुएशन है। अभी हम सिर्फ लाइट के ऊपर फोकस करें, फिर सिमिलर आइडियाज विल अप्लाई टू अदर काइंड ऑफ वेव्स ऑल्सो। सो सपोज दिस इज अ स्लैब। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाऊँ, तो मान लो ये किसी ट्रांसपेरेंट मेटल का, जैसे कि ग्लास का स्लैब है। अभी ग्लास इमेजिन कर लो, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डायमेंशन बना के भी हम समझ सकते हैं। ये वही चीज़ है, इसको आप आगे से देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई लाइट वेव ऐसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट। लाइट वेव्स फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस AB, एंड बिकॉज इट इज फॉलिंग नॉर्मली, सो देयर विल बी नो डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 फॉर दिस रे व्हेन इट फॉल्स ऑन AB, इट पासेस स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। और मान लो ये जो आपने स्लैब लिया है, यहाँ पे स्लैब की थिकनेस है मान लो T, ठीक है। तो इस पॉइंट P से लेके इस पॉइंट Q तक व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ दिस लाइट वेव? तो हम बोल सकते हैं कि पाथ लेंथ इज इक्वल टू T। बट जब हम पाथ लेंथ वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब हमेशा होता है इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई लोग इसको अलग तरीके से मीन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि P से Q तक जो लाइट जा रही है, P से Q तक लाइट जो जा रही है, सो फ्रॉम P टू Q द लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस T इन दिस स्लैब, ठीक है। मान लो स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब दोनों तरफ जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सो PQ इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस स्लैब। वी कैन आस्क व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ दिस लाइट। जब लाइट P से Q तक जा रही है, उसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है? समझ में? तो बड़ा ही आसान सी चीज़ है, देखो आप वो ऐसे निकालते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ ऑफ द लाइट एज इट गोज फ्रॉम P टू Q, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ ऑफ द लाइट एज इट गोज फ्रॉम P टू Q, वो निकालने के लिए हम पहले ये पूछते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट एज इट गोज फ्रॉम P टू Q।
जब लाइट P से Q तक जा रही है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसको कितना टाइम लगा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट? तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट. बट व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, then speed of light in this medium is this. ठीक है, therefore the time taken by the light to go from P to Q as it travels to this transparent medium is this. Very easy. Now what is the meaning of, अब देखो इसमें टाइम टेकन अलग चीज़ है और ये T थिकनेस है, ये ध्यान रखना. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज यू कैन शो दिस बाई डी, दिस बाई डी, दिस बाई डी. अब इतने ही टाइम में, इतने ही टाइम, ये तो टाइम है ना, जो लाइट P से Q तक जा रही है उसको इतना टाइम लग रहा है. इतने ही टाइम में ये लाइट वैक्यूम में कितनी दूर जाएगी? मतलब अगर ये P पॉइंट पे इंस्टेड ऑफ एंटरिंग दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम, इफ दिस लाइट डिड नॉट एंटर द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट P, if this light traveled in vacuum only, will it go more distance during the same time or less distance? Because light की speed vacuum में ज़्यादा होती है, तो उतने ही टाइम में light vacuum में ज़्यादा distance cover करेगी. तो vacuum में जो light distance cover करेगी, that is called as the equivalent optical path of this light. Equivalent optical path of this light. तो इस light का equivalent optical path, जो light P से Q इस medium में गई है, उसका equivalent optical path क्या है? उतने ही टाइम में लाइट ने वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम टेकन, तो वैक्यूम में इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल आएगा उतने टाइम में वो आएगा n टाइम्स t. तो इस लाइट का इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ बन जाएगा n टाइम्स t. एक तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए. आएगा समझ में इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर बेस कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, इज द सेम. इन्होंने कहा है कि अगर लाइट ग्लास में से जाती है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस और अगर लाइट वाटर में से जाती है 2.25 सेंटीमीटर, तो उसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ सेम है. तो इन्होंने पूछा क्या है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो बेसिकली जो अभी आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या चीज़ बताइए हमें. देखो 2 सेंटीमीटर ग्लास में चल रही है, तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन ग्लास इज Ng इंटू 2.00 सेंटीमीटर्स. ये ग्लास की इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ है. और वाटर की इक्विवेलेंट पाथ लेंथ है 2.25 सेंटीमीटर्स इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ये अब हमें निकालना क्या है, Ng. खत्म. ये उसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्लास में, ये उसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाटर में. ठीक है, अगर वो ग्लास में यहाँ से यहाँ तक जाती है, इधर से इधर तक जाती है, तो कुछ टाइम लगा, उतने टाइम में वो वैक्यूम में कितनी दूर जाएगी, इतनी दूर. अब ऐसे ही ये वाटर है. ठीक है, कितना वाटर, इतनी थिकनेस का वाटर. अब यहाँ से यहाँ तक लाइट कुछ टाइम में जाती है. अब उतने ही टाइम में वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतना. ठीक है, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, Ng. हो जाएगा कैलकुलेट, वेरी इजी. ठीक है, टेस्ट इज वेरी इजी. सो यू मस्ट नो अबाउट द इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ. तो एक तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है. अच्छा, उसके बाद फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि आई थिंक इसमें तो नहीं आया अभी आपके जो वर्कशीट आपने सॉल्व की है, लेकिन हो सकता है टेस्ट में आ जाए. तो हमें ये सीखना पड़ता है. मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्या टॉपिक है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस फ्रॉम. देखो इंटरफेरेंस कैन बी वेरी वास्ट. मतलब ग्रेजुएशन कोर्सेज में इंटरफेरेंस कराते हैं तो कई टाइप के इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको ये बताएंगे कि देयर इज लॉयड्स मिरर, ठीक है, न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है, इंटरफेरेंस बाय विल्म्स. तो कई टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन कोर्सेज में होते हैं. इंटरफेरेंस का एक केस जिसको हम लॉयड्स मिरर बोलते हैं, वो HCV की बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन थियोरेटिकली भी दिया हुआ आई थिंक, और पीछे भी दिया हुआ है. पर ठीक है, थिन फिल्म्स. बाकी हैं तो और भी बहुत, जैसे ट्रायंगुलर वेज की शेप की जो फिल्म होती है, या फिर एक न्यूटन्स रिंग्स का एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एक अलग टाइप की फिल्म बनती है जिसमें एक ऐसे ग्लास प्लेट नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर एक कोई एक लेंस रख देते हैं, और यहाँ पे एक एयर फिल्म इनक्लोज होती है, और फिर उसमें से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. तो न्यूटन्स रिंग्स का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको. तो कई सारे केसेस हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एक ज़रूर करके जाओ आउटसाइड. ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि ग्रे एरिया है, हमें पता नहीं है सिलेबस में है या नहीं. इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स, बिकॉज दिस इज क्वाइट कॉमन. ठीक है, और आप इसको ऐसे आपसे पूछ सकते हैं. तो देखो इंटरफेरेंस विद थिन फिल्म में क्या है. तो आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो मोटिवेटिंग आइडिया है, वैसे तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और ज़्यादा समझ में आता रहेगा. जैसे कि हम मोस्टली बच्चों को ये बोलते हैं कि जैसे आपने पानी गिरा होता है सड़क के ऊपर, तो उस पानी के ऊपर अगर कोई थोड़ा बहुत तेल कहीं से गिर गया, सपोज कोई पेट्रोल डाल दिया, किसी ने डीजल डाल दिया, कोई और ऑयली सब्सटेंस डाल दिया, तो आपने देखा होगा कई बार उसमें एक अलग से कलर्स के पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं. ठीक है,
तो वाई दोज कलर्ड पैटर्न्स आर विजिबल ऑन ऑयल, ठीक है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, क्योंकि जब हम उस फिल्म को देख रहे हैं, सपोज पानी ऐसे गिरा हुआ है और उसके ऊपर ऑयल की लेयर है, तो आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको कलर्स दिख सकते हैं उसमें, देखा आपने कई बार ये इफेक्ट कभी देखा होगा, कई कलर्स दिखते हैं। तो कौन सा कलर आपको दिखता है, कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ देखो सपोज आपको रेड कलर का दिख रहा है या कहीं ब्लू ये कलर का दिख रहा है, तो ब्लू कलर आपको इसके लिए दिख रहा है क्योंकि ब्लू कलर के लिए कंस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वहां से ब्लू कलर की लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, रेड की नहीं कर रही, तो रेड नहीं दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा। लाइट में तो सारे कलर्स हैं, तो वाई ब्लू इज विजिबल व्हेन यू व्यू दिस ऑयली फिल्म, ठीक है, बिकॉज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्लू कलर इज सेटिस्फाइड वेयर एज दैट फॉर येलो कलर इज नॉट सेटिस्फाइड और फॉर सम अदर कलर इज लाइक रेड इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ये इसका एक मोटिवेटिंग आइडिया है, तो इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा जो हमने 11th में सीखा था। देखो, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। तो इसके बिना वैसे भी 12th की इंटरफेरेंस हम सीख नहीं सकते, ठीक है, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन और हार्ड रिफ्लेक्शन। तो व्हाट डज दैट मीन, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन एंड हार्ड रिफ्लेक्शन? देखो, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हमने ये पढ़ा था 11th के लेक्चर में, अगर आपको याद है। सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं ऐसे, ये पहला स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 और ये इसके साथ एक दूसरा स्ट्रिंग है, लेट अस से स्ट्रिंग 2, ठीक है, और ऐसे हम दिखा देते हैं। और मैंने आपको कहा था बेटा, मान लो इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का वो μ1 है, इसका मास पर यूनिट लेंथ है μ2। तो मैंने आपको कहा था एक केस है जब μ2 इज मोर देन μ1, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सपोज हम इस स्ट्रिंग के ऊपर एक पल्स बनाते हैं, तो जब ये पल्स इस स्ट्रिंग के ऊपर, सपोज आपने यहाँ इस एंड से इसके ऊपर एक पल्स बनाई और वो पल्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो व्हेन दैट पल्स रीचेस दिस पॉइंट, व्हेन दिस पल्स रीचेस दिस पॉइंट, इट इज़ लाइक चेंजिंग द मीडियम। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जाने की कोशिश करेगी, थोड़ी देर के बाद ये पल्स यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर इस, बिकॉज ये पल्स है तो इट इज़ कैरिंग एनर्जी, ठीक है। सो व्हेन दिस एनर्जी रीचेस दिस पॉइंट, सम ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड एंड सम ऑफ द एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड। यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ वेव रिफ्लेक्ट होगी और कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, पूरे में से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अप्लाई करेगा, अगर डिसिपेट नहीं हुई तो सारी एनर्जी इन्हीं में रहेगी, ठीक है। तो जो यहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होती है ये, ठीक है, मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा क्योंकि कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होगी। लेकिन जब डेंसर मीडियम, ठीक है, एक वेव को रिफ्लेक्ट करता है तो वो हार्ड रिफ्लेक्शन करता है। वो मतलब ये वाली पल्स जो इस तरीके से यहाँ पे पहुंची, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये इन्वर्ट हो जाती है, और इन्वर्ट होने का मतलब होता है दैट इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ पाई। मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो जब ये वेव यहाँ पे आएगी, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अगर ये μ2 इज मोर देन μ1, डेंसर स्ट्रिंग, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, याद है आपको ये कंसेप्ट हमने किया था। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये तो इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। तो ट्रांसमिटेड वेव की तो उसी वही डायरेक्शन है, वही पोलैरिटी है। ये अपवर्ड्स थी तो यहाँ भी अपवर्ड्स रहेगी और वो आगे चल रही है किसी स्पीड v2 से, ठीक है। ये यहाँ पे v1 स्पीड से चल रही थी, ये भी v1 स्पीड से जाएगी क्योंकि वो तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड। तो जब, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो इसके विद रिस्पेक्ट में इन्वर्ट हो जाएगी, समझे आपको, इट विल बी इन्वर्टेड बिकॉज यहाँ पे इट हैज सफर्ड अ हार्ड रिफ्लेक्शन। हार्ड रिफ्लेक्शन इज व्हेन इट सफर्स अ फेज चेंज ऑफ पाई। अब ऐसी लाइट में होता है, तो मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक लाइट वेव आ रही है, यहाँ पे एक लाइट वेव आ रही है ऐसे, ठीक है। अब ऊपर है एयर, ठीक है, और मान लो ये कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेरी नियरली इक्वल टू 1 ही होती है, ठीक है। तो लेकिन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ही होगी, 1 से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट आएगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, देखो व्हेन लाइट, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर आके ऐसे इंसिडेंट होती है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। लाइक जैसे यहाँ पे कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। सम ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड इन दिस मीडियम, समझ रहे हो आप, सम ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इन दिस मीडियम। ये रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज मोर, दिस इज लेस, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये लाइट की बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल हुई क्योंकि डेंसर मीडियम में चलेगी। लेकिन जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसमें एक सडन फेज चेंज आता है पाई का, अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स, ठीक है, जो इसमें नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से लाइट ऐसे चलेगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर कुछ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो तो जितना ये एंगल है, ये एंगल भी उतना है क्योंकि तो ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं। और यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, अब ये लाइट यहाँ पे हार्ड रिफ्लेक्शन सफ़र कर रही है, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, ये सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है।
अब मैं बता रहा हूँ एक बार सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से जो लाइट निकलेगी ऐसे वो बाहर जाएगी। समझ में? दोबारा से ये लाइट इट बेंड्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दिस लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये तो हार्ड रिफ्लेक्शन था। इसमें हार्ड रिफ्लेक्शन कहाँ हुई थी? यहाँ पर। और जब आप यहाँ से इसको व्यू कर रहे हो ऐसे, सपोज आप यहाँ से व्यू कर रहे हो और सपोज ये एक फिल्म है, यहाँ पे एयर है, सपोज इस साइड पे एयर है और इस साइड पे भी मान लो एयर है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं व्यूइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उससे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को व्यू कर रहे हैं। बिकॉज ये जो लाइट यहाँ पे जा रही है, दिख रहा है आपको, ये लाइट भी सीधा नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे दूर की तरफ जाएगी और फिर यहाँ से कुछ लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ से लाइट निकलेगी ऐसे, यहाँ से, तो ये लाइट भी सीधी नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज एज्यूमिंग दैट यहाँ भी एयर है। तो ये दोनों लाइट बीम्स हैं, इनमें भी इंटरफेरेंस होगी, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो कुछ भी नाम रख लो इसको, अगर हम 1 और 2 रेज बोलते हैं तो वैसे तो ये 1 का ही पार्ट था, पर चलो अब इसको मैं फॉर द टाइमिंग 3 और 4 कर देता हूँ सेम डायग्राम में। तो अगर हम यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो हम कहते हैं वी आर व्यूइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट। सो थिन फिल्म से इंटरफेरेंस में 2 केसेस हैं, viewing the interference pattern from reflected light, viewing the interference pattern from transmitted light। ठीक है, एक बार आप सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, ये तो हमने हार्ड रिफ्लेक्शन का केस पढ़ा ना, रिकॉल व्हाट वी स्टडीड इन सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। सॉफ्ट रिफ्लेक्शन में वही आइडिया है, बट अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि आपके पास एक वेव चलेगी इस मीडियम में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गया, दूसरा स्ट्रिंग है ये, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया, इंटरफेस। जैसे यहाँ पे ये इंटरफेस था, ये भी इंटरफेस था, यहाँ पे डेंसर स्ट्रिंग को पहले लगा देते हैं। ये सपोज आपका डेंसर स्ट्रिंग है, इसकी जो, इसको आप मास पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज मोर देन इसकी मास पर यूनिट लेंथ, म्यू स्टैंड्स फॉर मास पर यूनिट लेंथ। मान लो अब इसके ऊपर अगर एक पल्स जा रही है ऐसे और वो यहाँ पे v2 स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो जब वो पल्स यहाँ बाउंड्री पे आके हिट करेगी तो रिफ्लेक्टेड पल्स क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी तो ट्रांसमिट होगी। अब जो ट्रांसमिटेड पल्स है, तो दिस पल्स आफ्टर सम टाइम दिस पल्स रीचेज हियर, जो ट्रांसमिटेड पल्स है वो तो सीधा गई, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड पल्स अब इन्वर्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड पल्स जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी जो पल्स, वो ऐसी आएगी सेम पोलैरिटी में, इट विल बी एन अपवर्ड पल्स एंड ये भी v2 स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये मान लो v1 स्पीड से जाएगी अगर ये दूसरा स्ट्रिंग है तो ये सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है। इसमें जिस फेज में ये यहाँ पे आई उसी फेज से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर वेव की लैंग्वेज में हम देखते हैं तो y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। मान लो ये वेव इस पॉइंट पे आती है, तो जो वेव रिफ्लेक्ट होके गई है वो ऐसे कुछ आएगी, साइन kx प्लस ओमेगा टी, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो। तो अभी ये तो हार्मोनिक वेव नहीं है, लेकिन ये हार्मोनिक वेव है। तो हार्मोनिक वेव जब यहाँ पे आई, अगर उसकी सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हुई तो ये इसकी जो फेज यहाँ पे है, यहाँ पे हमने सडन फेज चेंज नहीं किया हम, हाँ यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड को तो चेंज करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर, रिफ्लेक्टेड लगा देना पूरा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो लेकिन अगर सडन फेज चेंज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्लस पाई भी ऐड करते हैं, सडन फेज चेंज हो गया उसका पाई का, ठीक है, हार्ड रिफ्लेक्शन के केस में। इसमें नहीं, ये तो सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। तो डेंसर मीडियम से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी हार्ड रिफ्लेक्शन होती है एंड इट सफर्स अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई। अब हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन लाइट, वो अभी हम उसी टॉपिक को परस्यू कर रहे हैं। फिर जो मैं आपको बताया था ना, और भी केसेस हैं जैसे लॉयड्स मिरर वगैरह, उनमें भी हम उसको पढ़ सकते हैं, उनमें भी वही चीज़ आइडिया आएगा। अगर आपको हार्ड रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन आते हैं, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, अलग से कुछ क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं टीचर्स, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो एक बार पहले आप कंसेप्ट सीखो। अब यहाँ पे देखो आप, ये कोई लाइट है जो ऐसे मूव करके यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, यहाँ पे लाइट की हार्ड रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। फिर ये लाइट यहाँ से गई, यहाँ पे हार्ड रिफ्लेक्शन नहीं हुई, यहाँ पे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और यहाँ पे देखो, ये वाली लाइट की हार्ड रिफ्लेक्शन हुई है, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, जो ये लाइट थी इसकी यहाँ पे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हुई है, और ये वाली लाइट ये तो ट्रांसमिट ही हो रही है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब देखो, हालांकि इस डायग्राम को हमने ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो ये
थिकनेस होती है इस फिल्म की वो बहुत ही कम होती है। एक चीज़, दिस थिकनेस टी इज़ वेरी स्मॉल फर्स्टली। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज़ वेरी क्लोज टू जीरो ओनली, it is very close to zero. In most of the situations we can assume that this angle is very nearly equal to zero. तो मतलब near normal incidence बोलते हैं, near normal incidence का केस। तो ये लाइट एक्चुअली ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, ये वाली चीज़, और फिर ये अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे, ये दिखा देता हूँ ऐसे, और फिर ये चीज़ ऐसे आ रही है, ऐसे, और फिर ये बाहर निकली, ऐसे, ये बाहर निकली। अब देखो तो मतलब देखेंगे इसको, लेकिन इमेजिन ये करना है आपको, समझ में, आपको देखना इसको है ताकि आपको समझ में आए। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या बनेगी? देखो इसको ऐसे व्यू करना होता है कि इनके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है। ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, सेकंड ने, सेकंड ऐसे जाके ऐसे आई, तो सेकंड ने कुछ तो ये पाथ कवर किया, कितना, टी, और कुछ ये पाथ कवर किया, ये कितना है, ये भी टी, तो टोटल पाथ कितना हो गया, ये टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, 2t। तो मतलब ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन ये वाली कुछ एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कवर करके आई है। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, हमें लग रहा है 2t का पाथ डिफरेंस हुआ, पर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालो। इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा, इसको n से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब हमें लग रहा है कि इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2nt है इसके और इसके बीच में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बननी चाहिए ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि इस लाइट ने जो ऐसे चल के और फिर बाहर निकली है, मतलब ऐसे ऐसे और फिर बाहर निकली, तो इसने जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, नहीं समझे आपको, जो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, इसका कुछ पार्ट जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये, अब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस से। तो इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कवर किया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ इसने कवर किया टी, पर उसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, 2nt। क्योंकि अगर आप एयर में इमेजिन करते हो या वैक्यूम में, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी वैक्यूम में ही रही ना, लेकिन ये ग्लास में कवर करके आई, उससे सारा चेंज हो जाती है कंडीशंस, तो आपको इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेना होता है, नहीं तो वेवलेंथ का हिसाब किताब बिगड़ जाता है, समझ रहे हो। तो क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाएगी, समझे। तो फिर इनके बीच में इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेना होता है। चलो एनीवे, तो अब आप देखो, लेकिन ये गलत कंडीशन है, रिफ्लेक्टेड लाइट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये गलत कंडीशन है। रीज़न, क्योंकि ये कंडीशन तब होती कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इन दोनों के बीच में 1 और 2 रेज के बीच में ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन तब होती अगर यहाँ पर 1 के अंदर सडन फेज चेंज नहीं आता पाई का, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर सडन फेज चेंज आ गया, तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होनी चाहिए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन जाती है, बिकॉज इनके बीच में इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ इतना नहीं है, उसमें पाई का फर्क है, देयर इज अ गैप ऑफ पाई, ठीक है। और पाई का डिफरेंस कितना होता है, देखना, अगर ये है, अगर 2 वेव्स हैं, मान लो ये पहली वेव है और ये मान लो दूसरी वेव है, तो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस तो है 2 पाई का, और पाथ डिफरेंस कितना है इनके बीच में, लैम्डा का। तो अगर फेज डिफरेंस होता है पाई का, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि इसके अंदर फेज अचानक से यहाँ पे चेंज हुई, सो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, सो द कंडीशन फॉर व्यूइंग कंस्ट्रक्टिव, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज एक्चुअली द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ मीन्स पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ लैम्डा, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, क्योंकि उसका फेज चेंज हो चुका है, ठीक है। तो पाई का फेज चेंज का मतलब इनके बीच में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है λ/2 का, समझ में आया। तो जो पार्ट डिफरेंस हमें इतना दिख रहा है, इतना, एक्चुअली वो इतना है, समझ रहे हो, वो एक्चुअली इतना है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो डिस्ट्रक्टिव, तो अगर इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस इतना है और अगर हम इसको m टाइम्स लैम्डा करें, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनेगी, मतलब 2nt इज इक्वल टू m माइनस 1/2 लैम्डा। अब m माइनस 1/2 तो कोई हाफ इंटीजर है, इन द सेंस कि m तो इंटीजर है और m माइनस 1/2 कोई हाफ इंटीजर है, जैसे -1/2, 1/2, 3/2, -3/2। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको,
किसी भी फॉर्म में लिखो, यहाँ हम n यूज़ कर चुके हैं, इसको म्यू भी ले सकते थे, तो इसको हम आप ऐसे लिख देंगे p+1/2, p+1/2। ये अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है रिफ्लेक्टेड लाइट से, ठीक है। मतलब क्योंकि हमने पार्ट डिफरेंस, क्योंकि एक्चुअली पार्ट डिफरेंस ये है, 2nt पार्ट डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में इनके बीच में पार्ट डिफरेंस ये है। जब उसको हम m लैम्डा करेंगे, क्वेश्चंस में भी आपको ये लिखा मिलेगा, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना, ये n कोई इंटीजर नहीं है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, क्योंकि नॉर्मली n को लोग इंटीजर बोल देते हैं, p इज एन इंटीजर यार, ठीक है, p इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दिस द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in reflected light. This is the condition for observing constructive interference in reflected light, and this is the condition for, अब देखो destructive interference के लिए कंडीशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में equivalent optical path is, ठीक है, तो उसको कर दो आप चाहे, ठीक है, बिकॉज कंडीशन सेम आएगी। ये एक्चुअल पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और ये जब कितना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए m+1/2 टाइम्स लैम्डा। अब ये हाफ लैम्डा और ये हाफ लैम्डा मिलके लैम्डा हो गया, तो ये बन गया, ये जब λ/2 उधर चला गया, ये बन गया m+1 लैम्डा। अगर m एक इंटीजर है तो m+1 भी एक इंटीजर है, जैसे कि अगर p एक इंटीजर है तो p+1/2 हाफ इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको लिखा मिलेगा नहीं कहीं पे भी, तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड कंडीशन मिलती हैं। दीज आर द इन्वर्टेड कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम थिन फिल्म्स। समझ में आएगा। अब ट्रांसमिटेड में देखो, आप ट्रांसमिटेड में आप खुद ही समझ लोगे, इसी की सिचुएशन में अगर मैं ट्रांसमिटेड लाइट में फ्रिंजेस ऑब्जर्व करने हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस आएंगी, आप खुद ही से बता दोगे, ठीक है। अगर आप रीजनिंग समझ गए हो तो देखो, फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस देंगे ना जो आपको आ सकते हैं, विच आर वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन दोनों के बारे में व्यू करना है, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दीज टू रेज कि इनकी पार्ट डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का पार्ट डिफरेंस कितना है। तो 3 तो यहाँ पे बाहर निकला, यहाँ तक तो दोनों लाइट, देखो ये वाली लाइट 3 तो यहाँ से बाहर निकला, और 4 जब यहाँ से निकला तो 4 ने 3 के मुकाबले इतनी ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा कवर कर ली। दिस इज द एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ इट हैज़ कवर्ड। सो 4 ने ये ऑप्टिकल पाथ 3 के कंपैरिजन में ज़्यादा कवर किया, एग्रीड और नॉट, ठीक है। तो लेकिन इसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ कितना है, 2nt। लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चेंज होंगी, क्या इसमें चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है तो इसकी यहाँ पे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हुई है, कोई हार्ड रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखो, तो क्योंकि यहाँ पे हार्ड रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में इन दोनों के बीच में, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 2nt है, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, तो ये जो n2 है ये n के इक्वल है, ठीक है। जो सेकंड वाला मीडियम है, जो थिन फिल्म का मटेरियल है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n। तो एंड n1 इज एयर ऑन बोथ साइड्स, इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग। तो इन दोनों के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखते हैं, तो क्योंकि इसने जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ 4 ने कवर की वो ये है, तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस इतना ही आ जाएगा इफेक्टिवली, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। और ये रेगुलर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट से फ्रिंजेस को व्यू कर रहे हो तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन जाएगी। और इन केस अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखना चाहते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि इन दोनों रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2nt। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यूजुअली जो हमारे पास नॉर्मली रहती है m+1/2 टाइम्स लैम्डा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें दोनों ही इक्वेशंस में m इज एन इंटीजर लाइक वी यूजुअली टेक फॉर इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 लाइट वेव्स। ये तो बेटे हार्ड रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो कि ऑप्टिक्स के चैप्टर में उन्होंने स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लेके, नहीं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, जो मैथ मैंने आपको बताई, ठीक है। समझ में, देयर इज अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई, दिख रहा है आपको, देयर इज अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर स्ट्रिंग। ये तो ट्रांसवर्स वेव के लिए, बट द सेम कंसेप्ट अप्लाइज फॉर लाइट। अब मैं आपको बताया था ना इंटरफेरेंस के कई सारे केसेस, जैसे फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है एक्सप्लिसिटली स्पीकिंग, और मेरे को लगता है आने का चांस भी कम है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको थिन फिल्म्स का इसलिए करा दिया क्योंकि समहाउ मुझे लगता है कि उसके अंदर आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगा आपको, खासकर इस नाम से नहीं आएगा।
अगर नाम के बिना आएगा तो सिचुएशन समझाएंगे आपको क्या सेटिंग है, और फिर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से लिख सकते हो। तो अब आप देखो ये वही चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इन केस यू वांट टू रीड इट फ्रॉम अ बुक, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। वैसे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, ये दिख रहा है आपको। इफ दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड, तो है ना, तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये सपोज आपके पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस है। यहाँ पे S1 स्लिट, यहाँ पे S2। अभी मैंने इस स्लिट को बहुत बड़ा बड़ा बना दिया, वैसे तो बहुत थिन स्लिट्स होती हैं। तो रेगुलर केस में क्या होता है, हम सिमेट्रिकली एक लाइट सोर्स S को रखते हैं जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, और S से S1 तक जो पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और S से S2 तक जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो इक्वल होती है। मतलब क्या यहाँ पे जो लाइट है और यहाँ पे जो लाइट है उनमें कोई फेज डिफरेंस है या पार्ट डिफरेंस है? जीरो का पार्ट डिफरेंस है। तो रेगुलर केस में यही होता है बेटे, ठीक है, कि जब लाइट S1 से O पर आती है और S2 से O पर आती है, तो S1 से O भी उतनी पाथ लेंथ है इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ जितनी S2 से O तक है इक्विवेलेंट ऑप्टिकल। तो पाथ डिफरेंस कितना है? जीरो। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? O पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में वो n टाइम्स लैम्डा है कि नहीं, वेयर n इज एनी इंटीजर। इसमें n कितना है? जीरो। मतलब यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस जीरो ही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है O पे और ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है। कई लोग उसको सेंट्रल मैक्सिमम बोल देते हैं, ठीक है। फ्रिंज ऑफ n को जीरो लेने से जो आपका फ्रिंज बनता है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी दूर एक ऐसा पॉइंट होगा, अब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो केवल ज्योमेट्रिकली हम लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली इन द सेंस कि S1 से P तक की जो लेंथ है, और मान लो वैक्यूम में ही चल रही है लाइट यहाँ पे भी, फिर तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है? S1P लेंथ, और इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ दिस लाइट कितनी है? P पॉइंट तक, S2P, अगर ये वैक्यूम में चल रही है। अगर ये मान लो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है जैसे वाटर में, तो S2P इज द डिस्टेंस फ्रॉम S2 टू P, बट इट इज नॉट द इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट। वो तो n टाइम्स S2P बन जाएगा, समझ में, अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है। खैर चलो, अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही हो, ये ना चल रही हो, ठीक है, समझ में आपको। तो जब लाइट यहाँ पे पहुंचेगी तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ को कंसिडर करना पड़ता है। अब आप ये देखो, P पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे तो n इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाला आपका जो मतलब मैक्सिमम वो बना, लेकिन मान लो जो नेक्स्ट मैक्सिमम बनता है पैटर्न में वो यहाँ पे बनता है इस पॉइंट पे, तो दैट इज द मैक्सिमम वेयर द पार्ट डिफरेंस इज 1 टाइम्स लैम्डा। मतलब दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? 1 टाइम्स लैम्डा। मतलब S2P इज 1 वेवलेंथ मोर इन लेंथ देन S1P। S1P अगर 100 लैम्डा है तो S2P कितना होगा? 101 लैम्डा। 99 लैम्डा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, S2P लंबा है। यहाँ पर S1P लंबा है और यहाँ पे S2P छोटा है, तो अगर यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस 1P पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है तो S1P इज मोर। तो S1P मतलब अगर इसी पॉइंट को P बोल दे तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा के यहाँ पे S1P ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो ये लेंथ मान लो आपके पास आ रही है 100 लैम्डा, तो S2P आ जाएगी 99 लैम्डा फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से करना है इसको, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स में मैंने आपको बताया कि पार्ट डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी जहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे एक और पॉइंट होगा जहाँ पे S2P विल बी 2 लैम्डा मोर इन लेंथ देन S1P, तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, नेक्स्ट ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा एंड सो ऑन। आएगा समझ में? तो अब कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि समटाइम्स व्हाट वी डू, मान लो हमने यहाँ पर इसके सामने S1 स्लिट के सामने एक छोटी सी T थिकनेस की एक ट्रांसपेरेंट कोई फिल्म लगा दी। दैट फिल्म कुड बी अ थिन पेपर, इट कुड बी अ थिन ग्लास शीट, ठीक है। कई बार बोल देते हैं कि एक पतला सा पेपर हमने यहाँ पे लगा दिया, थिन T थिकनेस का, यूनिफॉर्म थिकनेस है, ऐसा नहीं कि फिल्म उबड़ खाबड़ है, ऐसा नहीं है। वो तो एज्यूम करके चलते हैं कि एक थिकनेस T की हमने फिल्म लगा दी, और फिर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट P है, अब इस पॉइंट की P के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, या मान लो कि हम यहाँ से y डिस्टेंस पे गए। Suppose the point capital P is at a distance y from the point O, and O is the, you can say, center of the screen. S1O and S2O are equal in length. This distance in usual cases we take as capital D. इसको हम कितना मानते हैं? Small d, separation between the slits. तो अब मुझे बताओ P पॉइंट के ऊपर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पहले P पॉइंट पे कितना पाथ डिफरेंस था? मतलब जब ये फिल्म यहाँ पे नहीं थी तो P पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस था दोनों के बीच में
तो ऑब्वियसली S2P was more in length than S1P before this film was placed. Then this was the part difference, and assuming this is in vacuum only, ठीक है, the part difference was y small d by capital D. ये याद है आपको? ये हमने किया था रेगुलर थ्योरी में. अब जब हम ये लगा देते हैं तो क्या पार्ट डिफरेंस इतना ही होगा? ऑब्वियसली ये वाली लाइट कुछ देर तक इसमें चल रही है और ये वाली लाइट तो पूरा का पूरा वैक्यूम में ही चल रही है, तो पार्ट डिफरेंस कैन नॉट बी द सेम. द पार्ट डिफरेंस विल चेंज. पहले जब ये वैक्यूम में जा रही थी, मान लो ये वैक्यूम में, ये फिल्म यहाँ पे नहीं है, इसको आप हटा दो. चलो अभी इसमें हटाना मुश्किल है, लेकिन आप इमेजिन कर लेना कि हमने इसको हटा दिया. ठीक है, सपोज आप इसको हटा दो, S2P माइनस S1P कितना आएगा? S2P माइनस S1P आएगा इतना, जब ये यहाँ पे नहीं है. लेकिन अब जब हमने इसको लगा दिया तो पार्ट डिफरेंस कितना है P पॉइंट पे? तो उसके लिए आपको S1P का इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा. ठीक है, पहले पार्ट डिफरेंस था ये ओरिजिनली S2P माइनस S1P, दिस वाज द पार्ट डिफरेंस. तो S1P का जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ था वो S1P लेंथ के इक्वली था. ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस बिटवीन S1 पॉइंट और P पॉइंट है, एंड दैट वाज इक्वल टू y स्मॉल d बाई कैपिटल D. लेकिन अब जो नया पार्ट डिफरेंस आ गया P डैश, उसमें S2P तो उतना ही है, इसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है? S2P. ये तो वैक्यूम में, लेकिन इसकी जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो चेंज हो गई है. इट हैज चेंज नाउ. ठीक है, बिकॉज ये कुछ दूर तक, अप्रॉक्सीमेटली T डिस्टेंस तक ये इस मीडियम में चल रहा है. तो मतलब जो पहले हमारे पास इसकी पाथ लेंथ थी उसमें क्या चेंज आया वो सोचना है. तो पहले इसकी पाथ लेंथ देखो, इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख लेते हैं हम Q. तो पहले एक पाथ लेंथ थी S1Q प्लस QP बिफोर दिस फिल्म वॉज प्लेस्ड. ये पाथ लेंथ थी, जिसको हम P1 बोल सकते हैं. ठीक है, और P2 कितना था? P1 P2 वॉज S2P और P2 माइनस P1 वॉज P, इट वॉज इक्वल टू y स्मॉल d बाई d. अब ये तो सेम रहा. ठीक है, अब P डैश कितना आएगा? P डैश आएगा S2P माइनस इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ बनाना चाहते हैं तो S1Q. अब डिस्टेंस कितना है? S1Q इज ज्योमेट्रिकली तो S1Q है ये डिस्टेंस, लेकिन इसकी जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो n टाइम्स t आ जाएगी. ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ यहाँ से यहाँ तक n टाइम्स t, बिकॉज ये थिकनेस बहुत ही कम होती है यूजुअली. ठीक है, तो इसको हम n टाइम्स t ले सकते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर, n टाइम्स t. तो यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गई n टाइम्स t. बाकी का सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं है. बाकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की पाथ लेंथ कितनी है? QP एज बिफोर. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, प्लस QP, ये सेम है. ठीक है, ये अब ये न्यू पाथ डिफरेंस है जो ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में. ये पहले वाला पाथ डिफरेंस था, ये कितना था? पहले था ये T प्लस, क्योंकि पहले ये S1Q वॉज सेम एज T, समझ रहे हो, और प्लस QP. ये था पहले वाला, इसको P कर लो, ये P था. समझे आपको? लेकिन अब P डैश कितना बन गया? S2P तो सेम रहा. सो दिस वॉज द ओल्डर पाथ डिफरेंस, दिस इज द न्यू पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस में कुछ चेंज आ गया. ठीक है, अब इसको देखो आप, ये अब आपके पास आया, दिस वाज इक्वल टू y स्मॉल d बाई कैपिटल D. ठीक है, और अब ये कितना आ जाएगा? पहले P डैश और P में क्या रिलेशनशिप है? तो इसमें से हम S2P माइनस QP की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? S2P माइनस QP की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी T प्लस y स्मॉल d बाई कैपिटल D. अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, P डैश इज इक्वल टू S2P प्लस QP कितना आया? T प्लस y स्मॉल d बाई कैपिटल D माइनस NT. तो अब जो नया पार्ट डिफरेंस आया वो कितना आया? वो हमारे पास आया P प्राइम इज इक्वल टू, अब ये तो पहले वाला ही पार्ट डिफरेंस है y स्मॉल d बाई कैपिटल D. अगर मैं इसमें से माइनस ऐसे कर दूं और n माइनस 1 इंटू टी करूं तो मेरे पास यही वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी. सो दिस इज योर न्यू पार्ट डिफरेंस. तो पहले इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस था y स्मॉल d बाई कैपिटल D, और अब जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है वो कितना है? y स्मॉल d बाई कैपिटल D में हमने कुछ, वी हैव टू टेक अवे माइनस, टेक अवे n माइनस 1 टाइम्स t फ्रॉम दिस. तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. तो ये ओल्डर पार्ट डिफरेंस है और ये उसी पॉइंट पे अब नया पार्ट डिफरेंस है. अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो ये है, कई बार हम बात करते हैं कि जो ये फ्रिंज पैटर्न है ये कैसे शिफ्ट करेगा. तो सपोज शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न की भी हम
इसमें एक छोटी सी बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न बीइंग शिफ्टेड? तो सपोज हमने एक ही स्लिट के सामने ये टी थिकनेस की एक छोटी सी लेयर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम की इंसर्ट कर दी है। तो उससे क्या होगा, पहले क्या था, पहले ओ पॉइंट के ऊपर जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन जिसको हम बोल सकते हैं, S1O और S2O दोनों इक्वल थे। तो S1O और S2O के इक्वल होने से क्या होता है, वहां पे जीरो ऑर्डर का n इज इक्वल टू 0 के साथ कॉरस्पॉन्ड करने वाला, जिसको हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो, आफ्टर दिस फिल्म हैज बीन इंसर्टेड, यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस है दोनों लाइट्स के बीच में, मतलब S1O पाथ लेंथ और S2O पाथ लेंथ, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी, ये S1O और S2O इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब जीरो ऑर्डर का फ्रिंज नहीं बनेगा। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का फ्रिंज कहाँ पहुंच जाएगा। तो जीरो ऑर्डर का फ्रिंज अगर हमने यहाँ पे फिल्म इंसर्ट किया तो जीरो ऑर्डर का फ्रिंज कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये ढूंढना चाहते हैं कि जीरो ऑर्डर का फ्रिंज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें वो वाला पॉइंट लेट अस से O डैश ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे S1O डैश और S2O डैश दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये दोनों पाथ लेंथ इक्वल हो जाती हैं। या आप कहो कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है S1O डैश S2O डैश, इनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। तो जहां पे P डैश जीरो होता है, ठीक है, जहां पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस P डैश O डैश पॉइंट पे जहां पे जीरो हो जाता है, वो कौन सा पॉइंट आएगा। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो पॉइंट आएगा y स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू, जब आप इसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n-1 टाइम्स टी, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब ये जो y डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वो पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज y0, मतलब ये वो पॉइंट, ये वो डिस्टेंस y0 है जिससे n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का फ्रिंज हमारा शिफ्ट कर गया। तो जब यहाँ से n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगा तो सारा ही फ्रिंज पैटर्न उतने डिस्टेंस से जहां पे हमने फिल्म इंसर्ट की थी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो कई बार हम दोनों तरफ T1 और T2 थिकनेस की फिल्म्स भी दोनों स्लिट के सामने भी लगा सकते हैं। इसमें तो मैं आपको एक ही स्लिट के बारे में कंसिडर करने को कह रहा हूं। तो जो y0 डिस्टेंस है, मतलब n-1 इंटू टी, ये इंपॉर्टेंट है, t, ये आप इसको याद रख सकते हैं, थिकनेस कैपिटल D बाई small d into n-1. So this is the distance by which the whole fringe pattern will be shifted upwards in this example. तो ये दोनों ही टर्म्स आप याद रखो। और इसको याद करने के लिए तो आप इमेजिन करो कि पहले जो हमारा पाथ डिफरेंस था, ठीक है, O पॉइंट से, ये अगर आपके पास स्क्रीन है और ये O पॉइंट है, O पॉइंट से Y डिस्टेंस के ऊपर जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो कितना था, y स्मॉल d बाई कैपिटल D। बट जब हमने ये T थिकनेस की फिल्म यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, तो हाउ डज दिस पाथ डिफरेंस चेंज। तो इस पाथ डिफरेंस में तो जो हमारा नया पार्ट डिफरेंस आएगा उसको हम सीधा इस तरीके से लिख के याद कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रिंज पैटर्न कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है वो डिस्टेंस लिखना है तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन बनेगी n-1 थिकनेस ऑफ द फिल्म विच हैज़ बीन इंसर्टेड कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये भी आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हो। प्लीज़ नोटिस दैट दिस हैज़ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस बिकॉज d अपॉन d की कोई यूनिट्स नहीं आएंगी। तो ये जीरो ऑर्डर का फ्रिंज कितने अमाउंट से शिफ्ट हो गया वो हम याद रख सकते हैं। तो होल पैटर्न गेट्स फ्रिंज शिफ्टेड बाय दिस अमाउंट।